अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फिफ्थ अंपायर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं साबिक कप्तान, लिविंग लेजेंड आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज T20 वर्ल्ड कप का मेला सजा। आज पहले दिन 2 मैच थे। पहला मैच जो था वो ओमान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान हुआ। हस्बे तवक्को उसका रिजल्ट जो है वो ओमान के हक में आया। जो दूसरा मैच था बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान, उस मैच में आज पहला दिन और पहली ही अपसेट शिकस्त का सामना बांग्लादेश को करना पड़ गया। जब मैच के आगाज के ऊपर स्कॉटलैंड ने पहला हदफ बनाया 140 का और 141 का हिंसा अबूर करना था बांग्लादेश ने, लेकिन वो उसको चेज करते हुए जिस तरह उनकी टीम डगमगाई, जिस तरह टेल एंडर्स तक बात आई और उन्होंने भी जोशो जज्बा दिखाने की कोशिश की। अगर वहां की पिचेस को देखा जाए तो उसको देखते हुए ये कोई बड़ा हिंसा नहीं था, लेकिन इसको चेज करने में मुश्किलात क्या दरपेश आई हैं। आमिर भाई की तरफ बढ़ते हैं। आमिर भाई, आज का दूसरा मैच सबको तवक्को यही थी कि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, चेज कर जाएगी। अगर वो पहले भी खेलती है तो एक अच्छा स्कोर बना पाएगी, लेकिन इब्तदाई तौर पे स्कॉटलैंड को 100 पे जहां पे रोका जा सकता था वहां पे 140 करवा देना, वो कितनी बड़ी गलती। देखिए, उसी से तो सारा टर्न अराउंड हुआ मैच और बांग्लादेश ने गलतियां बहुत ज़्यादा की। देखिए, जब आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपने डिफरेंट किस्म की पिचेस के ऊपर अपने प्लेयरों को प्रिपेयर करवाना होता है। हुआ ये कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ इनकी हुई है अभी रिसेंटली, जब न्यूजीलैंड टूर कर रहा था, आउटराइट टर्निंग विकेट्स बनाई। वो जहाँ पे गेंद फंस रहा है, फास्ट बॉलर जो है स्लोअर बन कर रहे हैं, उनको विकेट्स मिल रही है। आज थोड़ी सी विकेट थ्रू थी, हालात स्लोअर साइड पे थी, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने बहुत ज़्यादा रन्स लीड किए, छक्के भी खाए, चौके भी खाए और अलाउ किया स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को कि एक फाइटिंग टोटल बोर्ड के ऊपर लगाएं। और ग्रीव्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने जो 44 रन्स किए, मेरा ख्याल है गोल्ड डस्टी उसको आप कह सकते हैं। उसी ने मौका दिया स्कॉटलैंड की टीम को कि वो अंदर आएँ और 140 को डिफेंड करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि स्कॉटिश कैप्टन ने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की। उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, ग्रीव्स ने 44 रन्स तो किए। उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी शानदार की। 3 ओवर्स में इतना ज़्यादा बैट्समैनों को फ्रीडम से खेलने की इजाज़त दे दी। लेकिन जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर ने जो ओवर किया है, मार्क वॉट ने, ऑस पड़ी थी, गेंद ग्रिप नहीं हो रहा था, उन्होंने सीम से पकड़ के यॉर्कर मारने की कोशिश की और जो उनके 4 ओवर थे और एक क्रूशल विकेट उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए अफीफ की। आमिर भाई, जिस तरह आप ये देखें कि वो जो तीसरी गेंद जो थर्ड लास्ट थी, उसमें जब बॉल करवाई गई है तो उन्हें एक लम्हे को ये ख्याल आया कि शायद ये नो बॉल हो सकती है, उम्मीद फिर भी जाग सकती है। तो मैच को इस सतह पे लेके जाना, उसमें आप क्या समझते हैं कि बैट्समैन जो हैं उनका ज़्यादा किरदार है कि वो मैच को इस नहज तक ले गए कि मैच यूं फंस गया और हार आपका मुकद्दर बनी, ये इसमें बॉलर्स का किरदार ज़्यादा? नहीं, आई थिंक बॉलर्स ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। देखिए, 140 का टोटल जो है वो डिफेंड करना किसी भी कंडीशंस में एक, लेकिन आप ये देखें कि अगर स्टार्ट पे जिस तरह की कंडीशंस थी, आप 100 तक भी तो रोक सकते थे। देखिए, वो तो आपने जब उनके फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, स्पिनर्स ने बहुत अच्छा स्पेल किया। आप देखें, शाकिब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ऑल्दो इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन मेहदी हसन ने 3 विकेटें हासिल की। वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ, फास्ट बॉलर जो लगाए और उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग नहीं की। और देखिए, ये जो मैचेस हो रहे हैं इसमें से सीखने का बड़ा आपको मौका है। हमारी टीम ने अभी अपना जो है वो कैंपेन स्टार्ट नहीं की। ये देखें, जब बॉलर्स ने ओवर ट्राई की हैं चीज़ें, या फुल टॉस हुआ, आपने लास्ट ओवर में देखा अभी कि फुल टॉस हुआ, छक्का पड़ गया, मार्जिनल था, नो बॉल भी हो सकता था। सो अगर जब आप ओवर ट्राई करेंगे चीज़ें और आप ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको चौका पड़ जाए तो फिर आपका प्रेशर जो है पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, ये आपने प्रेशर की बात की है। अब आप ये देखें कि आखिरी ओवर के अंदर प्रेशर, 3 छक्के चाहिए, 3 बॉल्स हैं, प्रेशर ज्यादा बैट्समैन पे होता है या बॉलर पे होता है? दोनों पे है। देखें, एक तरह का एक ही तरह का। देखें ना, बॉलर ने जो करना है कि उसने मौका नहीं देना बैट्समैन को कि स्विंग हिज आर्म्स, वो बल्ले को घुमा सके।
और ऐसी जगह पे गेंद करना, क्योंकि यूजुअली जब आप हिट मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका ना हॉरिजॉन्टल बैट होता है ना आपका वर्टिकल बैट स्विंग होती है, इस तरह जो सीधा बल्ले के साथ आप खेलते हैं। आपने वो लपेटा सा मारना होता है और उस लपेटे में बल्ला और पैड के दरमियान आपने बॉल करना है जहाँ पे बैट्समैन मिस करता है। और आपने देखा कि व्हील ने वहीं पे बॉलिंग की, उसने बैट्समैनों को क्रैम्प किया, वो उसने रूम नहीं दिया कि बल्ला गेंद जो है बल्ले के ऊपर आए और बाउंड्री से बाहर जाए। सो बेसिकली प्रेशर तो दोनों के ऊपर है। अगर बॉलर की बात करें, उसने अच्छी जगह पे गेंद फेंकना, बैट्समैन जो है वो वेट कर रहा है कि बॉलर गलती करे और उसको वो कैश इन करे, तो प्रेशर दोनों के ऊपर है। प्रेशर दोनों के ऊपर है। तो इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर भाई, आज T20 वर्ल्ड कप का पहला दिन था, पहले दिन 2 मैच हुए हैं, तो हम इब्तदाई तौर पे इस प्रोग्राम के आगाज़ पे बात कर रहे हैं बांग्लादेश के मैच के हवाले से। क्या लगता है आपको, कहाँ पे लूप होल्स है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के हाथ से मैच निकल गया? देखिए, ऑब्वियसली 140 इस T20 फॉर्मेट में इतना कोई स्कोर नहीं है, मगर उसके लिए आपको फिर भी अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है। आपका जो स्टार्ट होता है बैटिंग में, जब आप चेस करने जाते हैं तो वो बड़ा क्रूशियल होता है। वहाँ पे थोड़ा सा लैग किया बांग्लादेश ने, मेरे ख्याल से अर्ली ऑन विकेट्स गिरी, मगर मिडल में जो उनका एक्सपीरियंस था, जिसमें उनके कप्तान थे महमूदुल्लाह और फिर मुशफिकुर रहीम और साकिब अल हसन, उन्होंने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस तो शो किया, मगर वो फिनिश लाइन पे टीम को लेके नहीं जा सके। आउट होते रहे अच्छे स्टार्ट के बाद, 20-30 करने के बाद। और उसके बाद अगर देखें डिफरेंस दोनों टीम का, मेरे ख्याल से अगर आप देखें फील्डिंग जो थी, स्कॉटलैंड ने वो बड़ी अच्छी फील्डिंग की। कैचेस जब भी आए तो उन्होंने कैचेस भी पकड़े, स्पेशली जो सेकंड लास्ट ओवर में जो बाउंड्री पे कैचेस होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं। तो कैलम मैक्लियोड ने वो जो कैचेस पकड़े, बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस से उन्होंने कैचेस पकड़े, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ा। और देखिए, अपसेट्स तो इस तरह के इवेंट्स में होते हैं और ये वन ऑफ द मैनी अपसेट्स इन द वर्ल्ड कप हो सकता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह की क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हराया, और अब जब यहाँ पे आए तो हॉट फेवरेट जो थी इस मैच में वो ऑब्वियसली बांग्लादेश थी, मगर स्कॉटलैंड ने ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से वो लोग मैच जीते। आमिर भाई, क्या समझते हैं मुशफिक की परफॉर्मेंस, डबल फिगर्स में सबसे ऊपर रहना, वो परफॉर्मेंस भी साथ वाले को उतना एज नहीं दे सकी? देखिए, मुशफिक का जो प्रॉब्लम है, एक तो छोटे कद के प्लेयर हैं, जब बड़ी शॉट्स मारने की बात आती है, प्रेशर रिलीज की बात आती है, तो उनके पास जो है अपने रेपर्टोयर में ऐसे स्ट्रोक नहीं है कि वो अगर ऑफ स्पिनर है तो उसको मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान में से छक्का मार दें, या लेफ़्ट आर्म स्पिनर को ओवर एक्स्ट्रा कवर कोई बड़ी शॉट मार दें, तो वहाँ पे आके वो फंसते हैं। और शाकिब भी इसी तरह के प्लेयर हैं कि वो आराम आराम से खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं हैं। आई थिंक वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ और जहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब हमें जो है थोड़े से चांस लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे स्कॉटिश टीम ने मौका नहीं दिया। और वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो जो 4 ओवर्स थे लेफ़्ट आर्म स्पिनर के, वॉट के, वो मेरे लिए बहुत ही क्रूशल थे। उसी ने मैच जो है वो टर्न अराउंड किया और वहीं से जो है वो फास्ट बॉलर व्हील को कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, हम लोग मैच जीत सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि कैप्टनसी की बहुत ज़बरदस्त थी, लग रहा था कि उनको अपनी टीम के बारे में पता है कि कौन सा बॉलर किस टाइम पे आके वो मेरे लिए डिलीवर कर सकता है। और जो भी उन्होंने बॉलिंग चेंज की, वो बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया और उनको पता था कि हमने करना क्या है, जिसकी वजह से बांग्लादेश जैसी टीम जो है एक्सपीरियंसड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है T20 क्रिकेट में, लेकिन मार खा गए। और कंडीशंस भी जो थी वो उनको बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, जो ओपनर्स हैं, बेसिकली आप जब T20 में ओपन करने आते हैं तो आप एज एन ओपनर अपने ऊपर बिलीव रखें। होता यह है कि कई दफ़ा एज एन ओपनर आप में क्या करना होता है कि अगर तो इस तरह का टोटल है 140, तो आपने कोई ट्राई नहीं करना, आपने बॉलर की गलती का वेट करना है। अगर वो उसने गंदा बॉल किया, उसको चौका मारे, और उसके बाद जब बॉलर उसको ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगा, पीछे किया हुआ बॉल चौका खाया आपने, तो वो गेंद आगे करेगा, तो आपने रेडी रहना। और वहाँ पे आपको जैसी 2 चौके मिलते हैं तो प्रेशर वो जो बॉलिंग साइड के ऊपर आ जाता है। जब आप खुद इम्प्रोवाइज़ करके हिटें मारने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बॉलर को चांस दे रहे हैं कि वो आपकी विकेट हासिल करें। अर्ली विकेट्स 2 गिरी, उसके बाद जो है कंट्रोल जो है वापस मेरा ख्याल है स्कॉटलैंड को चला गया। और मैं समझता हूँ उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, बड़ा कलेक्टिव एफर्ट था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
6 आउट हुए थे, एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पे लगाया और उसके बाद जान मारी उन्होंने। जिस तरह यासिर ने कहा कि फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त की, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट था बॉलर्स और फील्डर्स का, इन दी एंड जो है उनको मैच जितवा गया। मुझे ऑलराउंडर्स पे बात करनी है, मैं क्रिस ग्रीव्स पे भी बात करूंगा, लेकिन यासिर भाई की राय ज़रा शकीब उल हसन पे ले लूँ। यासिर भाई, शकीब की अगर परफॉर्मेंस आप देखें बतौर ऑलराउंडर, एक तो वो 108 विकेट्स हासिल करके वो टॉप गेंदबाज बन चुके हैं। लेसत मलिंगा की उन्होंने जो एक टारगेट था वो उन्होंने उसको पीछे छोड़ के उससे आगे बढ़े हैं और एक नया टारगेट सेट किया है। दूसरा, डबल फिगर्स में अगर खिलाड़ी देखे जाएं आज बांग्लादेश के, तो उसमें से एक वो भी थे। तो बतौर ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? देखिए, ये साकिब जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और पिछले कुछ सालों से, मतलब 10-12 साल से जब से ये टीम में आए हैं बांग्लादेश की, तो इनकी परफॉर्मेंस से बांग्लादेश की जो टीम है उसने जीतना शुरू किया था। वो बैटिंग और इवन टेस्ट क्रिकेट में भी आप देखें, फाइफर्स लेने की अहलियत इनमें है, उसके बाद सेंचुरियां करते हैं, तो ये इनमें क्वालिटी है और ये बैकबोन ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट है। और अभी आपने रिकॉर्ड्स की बात की, तो बिल्कुल अगर T20 की बात की जाए तो ये मेरे ख्याल से कुछ उन प्लेयर में से या वाहिद वो प्लेयर है जो कि 100 विकेट्स जिन्होंने लिए हुए हैं और 1000 रन T20 में किए हुए हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ही की होती है जब भी बांग्लादेश जीतता है या हारता है। अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो बांग्लादेश के लिए बड़ा कम चांसेस रह जाते हैं जीतने के। तो अगर आगे प्रोग्रेस करना है टूर्नामेंट में, तो जो मोहम्मदुल्लाह की मैंने बात की पहले, मुशफी की बैटिंग में, तो ये इनको आगे लेके जाएंगे। साकिब उल हसन बॉलिंग में थोड़ा सा वीक लिंक इन द सेंस के बॉलिंग भी ये करते हैं, मगर अगर फास्ट बॉलिंग की अगर आप बात करें तो उधर वहाँ पे इनका थोड़ा वीकर लिंक है। और ये देखना पड़ेगा इनको टीम कंपोजिशन, पिचेस तो इनको मेरे ख्याल में मोर और लेस बांग्लादेश में तो ज़रा ज़्यादा टर्निंग होती है। यहाँ पे ओमान पे जब ये खेल रहे हैं तो उस तरह की उनको हेल्प नहीं मिल रही जिस तरह इनको होम कंडीशन में मिलती है। तो थोड़ा सा अपने प्लान को, स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इनको अगर कि बाकी टीमों के खिलाफ जब खेलते हैं, क्योंकि ये बड़ी टीमों में से है। क्वालिफाइंग राउंड जो खेल रही है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह की पिछले 10 साल इन्होंने क्रिकेट खेली, अब इन लोगों को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ रहा है। देयर इज सम प्रॉब्लम उनकी जो क्रिकेट बोर्ड में कह लें, प्लेयर्स में कह लें, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे। अच्छा, आमिर भाई क्या समझते हैं क्रिस ग्रीव्स की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए बतौर ऑलराउंडर? एक तो उन्होंने डबल फिगर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए अपनी टीम में, और सेकंड ये कि उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, रन रेट भी जो है वो 6.3 का दिया है। तो उनकी बतौर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं? देखिए, हम कल यही जिक्र कर रहे थे कि अगर आप इफ्तिखार अहमद को ले जाते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। ऑलराउंडर्स जो हैं वो आपके लिए टेबल के ऊपर काफ़ी कुछ लेके आते हैं, और उसके साथ साथ जब आपकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी हो तो आप उसको वेस्ट नहीं करते। और बांग्लादेश की भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जो पॉइंट हाईलाइट करने की ज़रूरत है। 3 विकेट कीपर खेल रहे थे इस मैच में, लिटन दास, मुशफिकुर रहमान और आई थिंक इनके नूर उल हसन। इनकी बजाय अगर आप कोई तगड़ा ऑलराउंडर खिला लें, एक दोनों में से एक को विकेट कीपिंग करा लें, तो टीम को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। टीम को जो है वो बैलेंस भी और ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। अगर किसी बॉलर से बॉल नहीं अच्छे हो रहे तो आपके पास एक इंश्योरेंस है कप्तान के पास कि वो किसी और को भी ट्राई आउट करके मुश्किल हालात को डील कर सकता है। तो आई थिंक इनको एक तो टीम कॉम्पोजिशन चेंज करने की ज़रूरत है। 3 विकेट कीपर खिलाने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं बनती। जब आपके पास हैं तो फिर आप एक स्पेशलिस्ट को ला सकते हैं टीम में। यासिर भाई, आप क्या राय रखते हैं कि हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि जो टॉस है वो टॉस पे ही आधा फैसला तो तभी हो जाता है कि टॉस किसके हक में आया, उसने क्या फैसला किया। अगर हम पहले मैच को देखें आज के दिन के, तो टॉस जीतने वाली टीम ने दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दी, लेकिन बाद में उनका जो मुकर्रर करदा हदफ था उसको चेज करने में आसानी से कामयाब हो गए। लेकिन दूसरे मैच में जिस टीम ने दावत दी है वो खुद चेज ना कर सकी। तो टॉस एक मैच में बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा और दूसरे मैच में बिल्कुल मुख्तलिफ। देखिए, टीमों के जहन में ये चीज़ होगी डेफिनेटली ड्यू की, मगर अगेन आपने जिस तरह खुद कहा कि पहली टीम जो टॉस जीती थी उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, बाद में बैटिंग का, तो वो देखिए बड़ा ही क्रूशल हो जाता है। बस एक चीज़ जहन में है टीमों के या जो टीम मैनेजमेंट्स हैं उनके जहन में ये चीज़ है कि अगर ड्यू पड़ती है तो बाद में बॉलर्स को ग्रिप करने में मुश्किल होगा। जिस तरह अभी आमिर भाई ने बात की कि वो जो उनके स्पिनर थे उनको सीम अप करके बॉल करना पड़ा, तो स्पिनर को प्रॉब्लम हो सकता है। मगर आप अगर देखें, मगर फिर उनके फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की वो सक्सेसफुल रहे। आगे अगर टूर्नामेंट को अगर आप आगे जाते हुए देखते हैं तो टीमों के जहन में डेफिनेटली ये चीज़ है ड्यू फैक्टर। मगर अगेन प्लेयर्स वहाँ पे जिस तरह IPL अभी हो रही थी
सारे प्लेयर यूज टू होंगे वहाँ पे खेलने के, अगर इवन ओस पड़ती भी है, बॉल गीला हो भी जाता है। और ये एक फिनोमेना है कि आप जब भी डे एंड नाइट मैचेस इस तरह के खेलते हैं, इवेंट्स खेलते हैं, तो आपको इस फेज से गुजरना पड़ता है। और आप आई एम श्योर कि टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं इवन गीले बॉल से ग्रिप करके। स्पिनर स्पेशली जो फिंगर स्पिनर होते हैं उनके लिए तो फिर बेहतर होता है, मगर जो रिस्ट स्पिनर होते हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। लेग स्पिनर हो गए या राइट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं उनके लिए ग्रिप करना मुश्किल होता है, बॉल को लैंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से कप्तानों के जहन में है, जिसकी वजह से इस तरह के डिसीजन टीमें लेती हैं। यानी तमाम टीम्स के लिए हालात एक तरह के नहीं होते, साजगार नहीं होते, उल्टे भी पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन बढ़ते हैं आगे। आमिर भाई देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कैचेस हुए, कैचेस विन मैचेस, ये एक मुहावरा तो है, लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि बड़ी हिट मारने की बार बार कोशिश क्यों नहीं की गई? पहले क्यों स्टैट सेट नहीं किया गया इनकी तरफ? देखिए, यूजली जो अभी आप टॉस के ऊपर बात कर रहे थे, यूजली जब आप स्कॉटलैंड या दूसरी टीमों की बात करते हैं तो बड़ी टीमें जो हैं वो प्लेयरों को इतना क्लोजली देखा नहीं होता, और ये काम आ जाता है फिर स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर कि आपको दूसरी टीम की स्ट्रेंथ्स बताते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। देखिए, जो अंडरडॉग्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है मैच जीतने के लिए। और आज आपने देखा कि जिस तरह की फील्डिंग उन्होंने की और जिस तरह बॉलिंग को उन्होंने सपोर्ट किया, तो इवेंचुअली एक छोटा सा टोटल भी जो था वो डिफेंड करने में कामयाब हो गया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखें कि स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने ज़्यादा चीज़ें ओवर ट्राई नहीं की, कोशिश करते रहे कि गेंद को स्विंग करें, अच्छी लाइन के ऊपर बॉल करें, उसमें 1-2 ओवर में उनको जो है पैडल स्ट्रोक्स मार के बैट्समैनों ने अपसेट भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। सो जो पॉइंट है, जो ये जब जो टीम जीत रही है, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनसे सीखना है। ओवर ट्राई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बॉलर्स को। जब आप ओवर ट्राई करते हैं तो आपको मार पड़ती है। जिस तरह आपने देखा कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो थे, आखिरी 2 जब उन्होंने ओवर किए तो स्लोअर वन करते हुए फुल टॉस हुआ, जो छक्का पड़ा, फिर चौका भी पड़ा, जिसकी वजह से जो 120 के ऊपर टोटल रुक रहा था वो वेरिएशन करने में आपने स्कोर लीक किया और प्रेशर आ गया और आप मैच हार गए। सो T20 फॉर्मेट इस तरह का है कि यहाँ पे 2 ओवर आपने कंप्लीट हुए नहीं तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। सो आपको इन मैचेस में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इन मैचेस में मोहतात रहने की ज़रूरत है, ओवर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मोहतात रहते हुए आपने जो प्लानिंग पहले से तय कर रखी है उसी के मुताबिक चलें तो आप ये मैचेस जीत सकते हैं। क्वालिफाइंग मैच है, टफ मुकाबला भी है और आपने आगे भी बढ़ना है। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे ओमान के और पापुआ न्यू गिनी के मैच के हवाले से, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आज के पहले मैच के हवाले से जो ओमान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान था। ओमान ने टॉस जीतकर पापुआ न्यू गिनी को बैटिंग की दावत दी। जो स्कोर कार्ड पे हिंसा आया वो 139 का था, 140 को आपने चेज करना था, लेकिन ऐसी बैटिंग देखने में आई कि पहले ओपनर जो आए उन्होंने ही मैच का पांसा पलट दिया और बगैर कोई विकेट गिराए मैच अपने हाथ में कर लिया। आमिर भाई, ज़ीशान मकसूद बॉलर जिसने विकेट्स दिलवाई और विकेट्स ने ही मैच जितवाया, परफॉर्मेंस को किस नज़र से देखता है? बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। उन्होंने आके टर्न अराउंड तो की चीज़ें। जब एक पार्टनरशिप लगी हुई थी असाद और मेरा ख्याल है, मैं नाम भूल रहा हूँ दूसरे, जो अमीनी, चार्ल्स अमीनी, ये दोनों बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे और 80 से ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप थी। मेरे ख्याल में जो टर्न अराउंड हुआ है, जिसने मौका दिया कप्तान ज़ीशान मकसूद को कि वो आएँ और आके कुछ विकेटें हासिल करें और गेम को बिल्कुल कंट्रोल में ले आएँ, मोहम्मद नदीम का जो रन आउट था, वहाँ से मेरा ख्याल है चीज़ें टर्न अराउंड हुई और बहुत वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। वहाँ से फिर ओमान की टीम जो है वो पकड़ाई में नहीं आई किसी के। उसके बाद उनके बैट्समैनों ने भी आके बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की। लेकिन ओमान ने अगर अपनी ये सक्सेस को फर्दर करना है तो आई थिंक उनको अपनी फील्डिंग जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सही। बहुत सा आई थिंक ऑफ द बॉल नज़र आए इन द फील्ड। तो यासिर भाई, आप फील्डिंग को कैसा देखते हैं कि आप अगर देखें दूसरे मैच का तो वो भी राउंड अबाउट उतना ही टारगेट है जितना पहले मैच का था, लेकिन पहले मैच के अंदर जिस तरीके से 129 का स्कोर हुआ और 130 को आपने चेज़ करना था और दूसरे मैच का भी अगर आप देखें तो वो 140 था, तो आप ये क्या देखते हैं कि ओमान की बेहतर बॉलिंग कितनी थी और पापुआ न्यू गिनी की बेहतर बैटिंग कितनी?
देखिए इन टीमों की अगर आप बात करें जो एसोसिएट्स कंट्रीज़ होती हैं, इनका बॉलिंग बैटिंग तो मोर और लेस एक जैसी तकरीबन होती है। फील्डिंग का जहाँ पे बात आती है, बिल्कुल सही बात की कि फील्डिंग उनकी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी। कि उसकी एक रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि इनके ज़्यादा जो हैं वो काफ़ी एज के प्लेयर हैं। ओमान की टीम में अगर आप देखें तो वो मोस्ट ऑफ द प्लेयर जितने भी उनके प्लेयर हैं 30+ हैं, और उसकी वजह से फील्डिंग में मेरे ख्याल से उनको प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखें जो टर्न अराउंड हुआ इस मैच में, ओबियसली वो जो कप्तान उनके जो ज़ीशान है, उन्होंने एक ओवर में जो 3 विकेटें ली, उसकी वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ा। अदरवाइज़ वो उनकी जो पार्टनरशिप थी वो एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर कर सकती थी, मगर वो हुआ नहीं। उसके बाद फिर जब इन्होंने बैटिंग की, आकिब ने और मेरे ख्याल से जतिंदर ने जो पार्टनरशिप 10 एंड ओवर खेले, जिस तरह वो खेले, जो 140 का जो टारगेट था वो अराउंड 13-14 ओवर्स में उन्होंने चेस कर लिया। तो उसका इससे अंदाज़ा होता है कि ओमान की टीम एक तो ओबियसली उनकी होम कंडीशन को आप कह सकते हैं कि वो सारी क्रिकेट उन्होंने इन्हीं पिचेस पे, इन ग्राउंड्स पे खेली, उनको आइडिया भी है कैसे खेलना है, और थोड़ा उनको क्राउड को भी सपोर्ट थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें क्रिकेट अच्छी खेली, फील्डिंग एक थोड़ा सा है जहाँ पे वो लैग करते हैं, और अगर आगे उन्होंने अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना है और जीतना है तो उनको फील्डिंग को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। आमिर भाई, जिस तरह कल हमें ज्वाइन किया था इसी प्रोग्राम में आकिब इलियास ने, तो जिस तरह वो कल बातें कर रहे थे, जोश व जज्बा जिस तरीके से था, और उनका एम था कि हमारे हाथ में मैच है, हमें कंडीशंस का भी पता है, होम ग्राउंड का एज भी है, हमने इन टीम्स के साथ पहले भी खेल रखा है। तो जिस तरह की आज परफॉर्मेंस आकिब की थी, 50 स्कोर का कर जाना और जतिंदर का 73 कर जाना, और दोनों का क्रीज पर जमे रहना और ग्राउंड के चारों तरफ खेलना, तो परफॉर्मेंस को किस नज़र से देखें? जो मेरे लिए इंजॉयबल चीज़ थी इस पार्टनरशिप की, दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। जब आप आकिब इलियास की बात करते हैं तो उन्होंने, आप देखें शुरू में आके कोई उन्होंने एरी फेरी स्ट्रोक मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आके क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर रिलाई किया। अगर बॉलर ने गेंद को शॉट किया हुआ था, पुल स्ट्रोक, कट मारी, कवर ड्राइव्स भी उन्होंने मारे, लेकिन उन्होंने गेंद को हवा में खेलने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ जतिंदर जो थे, जब वो सेट हो गए और उसके बाद उन्होंने स्पिनर्स को टेक ऑन करना शुरू किया, स्विच हिट, उसके बाद रिवर्स स्वीप, फास्ट बॉलर्स को फुल टॉसेस के ऊपर डीप इन द क्रीज जाके छक्के भी मारे। तो दोनों ने अपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छा किया, जिसकी वजह से पीएनजी के पास कोई मौका नहीं दिया उनको कि वो ब्रेक थ्रू करके मैच में वापस आने की कोशिश करें। लेकिन पीएनजी की अगर क्रिकेट की बात करें, जो टीम उनकी आज खेली है, टैलेंट इनमें मौजूद है, लेकिन रॉ टैलेंट है, और मेरा ख्याल है कि अगर ये इम्प्रूव करते गए तो आगे जाके ये एक तगड़ी टीम साबित हो सकते हैं। यासिर भाई, आप बैट्समैन को कैसा देखते हैं? दोनों बल्लेबाज जो इब्तदाई तौर पे आए, और टीम भी इतनी मजबूत नहीं है, पापुआ न्यू गिनी भी उस टीम के मद्दे मुकाबिल इतनी कमज़ोर नहीं लगती थी, लेकिन वो एक तरफा मैच बना देना और स्ट्रोक हर तरफ खेलना, कैसी परफॉर्मेंस देखते हैं और क्या समझते हैं कि आने वाले मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस इससे कितनी बेहतर हो सकती है? देखिए, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले फील्डिंग की बात की, तो जब आप ये कैचेस देखें, पीएनजी ने भी कैचेस छोड़े, जिसकी वजह से ये ओमान की टीम 10 विकेटों से मैच जीती है। तो अगर फील्डिंग स्टैंडर्ड ऐसा रहेगा तो फिर तो ऐसी चीज़ें होंगी, मगर अगर आप फील्डिंग अच्छी करें तो ये इजीली 2-3 विकेटें ले सकते थे और मैच को थोड़ा सा टाइट कर सकते थे। मगर दोनों टीमों की जो फील्डिंग थी वो अच्छी नहीं थी। बैटिंग की बात करें, बिल्कुल सही है, दोनों ने जो स्कोर बोर्ड को देखते हुए, रन रेट को देखते हुए, कोई मतलब ओवर एक्साइटेड होकर कोई ऐसी शॉटें नहीं खेली। T20 फॉर्मेट को देखते हुए उन्होंने रन रेट देखा, स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर लगा हुआ उस हिसाब से खेलते रहे, और आखिर में जब वो सेट इन हुए और उसके बाद फिर उन्होंने कैच किया, जो लूज बॉल थी उनको उन्होंने कैच किया, और पीएनजी के फील्डर ने भी थोड़ा हेल्प किया ओमान के बैट्समैनों को। सही, यानी आप ये समझते हैं कि अगर फील्डिंग भी साथ में बेहतर हो जाए तो टीम कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है और टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ मार्जिन अभी बाकी है बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आमिर भाई, तरह हम गुफ्तगू में ये बात कर रहे हैं कि दोनों टीम्स के दरमियान ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मजीद बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। मार्जिन तो है, दोनों तरफ है। आने वाले दिनों में ओमान के अगले मैचेस आप टफ देख रहे हैं या बेहतर होंगे? देखिए, ऑब्वियसली इन्होंने अलर्ट तो बाकी टीमों को कर दिया है कि इनमें कैपेबिलिटी है, और इनके अब जो भी टीम इनके खिलाफ खेलने के लिए आएगी वो भरपूर तैयारी करके आएगी।
वो प्लेयरों को जो अंडरस्टैंड करके आके एक सर्टन स्ट्रैटेजी के साथ खेलेंगे। अब इनको अपनी गेम को रेज करना, अब जीत गए हैं, अब इनको कंप्लेसेंट नहीं होना कि ठीक है अब हम जीत गए हैं, आगे भी जीत हमारा मुकद्दर बनेगी। जीत के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर ये उसी जीत के नशे में खोए रहे तो फिर इनके लिए मुसीबत पड़ सकती है, क्योंकि आगे से टीमें जिस तरह मैं कह रहा हूँ इनके खिलाफ तैयारी करके आएंगे। आप ये क्या समझते हैं कि असाद बतौर बैटर कितने की रोल अदा करने वाले हैं? देखिए प्रेशर में आके उन्होंने एक तो कप्तान भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, और उसके बाद जिस तरह उनके जो पार्टनर थे उन्होंने उनको असिस्ट किया, और स्पेशली जिस तरह आके उन्होंने प्रेशर में आके कवर ड्राइव शुरू में आते ही मारी, वो थोड़ा सा बॉलर्स के लिए जो अपसेटिंग था। और जैसे ही उन्होंने बॉलर को अपसेट किया उसके बाद उन्होंने आराम से जो है वो स्कोर बोर्ड को चलाना शुरू किया। जब स्कोर बोर्ड चलना शुरू हुआ और जो वो रन आउट हुआ है उसके बाद जो चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं, देखिए फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्ट्रेस इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आप बॉलर्स का बस नहीं चल रहा था। वहाँ पे एक फील्डर ने अच्छा एफर्ट करके रन आउट जो है वो फोर्स किया, और वहाँ से देखिए उसके बाद बॉलर्स जो हैं वो छा गए। अगर आप फील्डिंग इस फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में अपनी अच्छी रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए बॉलर्स और फील्डर्स का, तो टीम के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ज़ीशान मकसूद के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या क्रिटिक्स हैं उनके लिए, या क्या वो अपनी टेक्निक्स में बेहतर? देखिए पोस्ट मैच जब वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले रहे थे तो उनसे जब मुरली कार्तिक ने जब बात की तो उन्होंने कहा क्या सीक्रेट थी कि आप गेंद को सीधा भी रख रहे थे और टर्न भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता जब किस तरह हो रहा था। जब बॉलर को नहीं पता तो बैट्समैन उसको किस तरह जो अंडरस्टैंड करेगा। तो बेसिकली यही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर चलते रहें एंड मेहनत करते रहें, रिजल्ट विल फॉलो। यानी ये सारे का सारा होम ग्राउंड का ज़्यादा एज हो सकता है। होम ग्राउंड का भी एज है, और उसके बाद देखें आपका जो मकसद है एज ए बॉलर, आपने राइट लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल फेंकनी है। अगर आप कंसिस्टेंटली वो करते रहेंगे तो बैट्समैन के लिए तो प्रॉब्लम होगा। और ऐसी पिचेस के ऊपर स्पिनर्स के लिए जो है वो एक आइडियल सिचुएशन होती है जब आपके सारे गेंद टर्न नहीं करते, तो बैट्समैन जो है थोड़ा सा वॉचफुल रहता है। अब वो सोच रहा है कि गेंद जो ये सीधा रहेगा, और मैं प्री मेडिटेट किया हुआ, पहले से सोचा हुआ ये शॉट मारनी है, और गेंद हल्का सा टर्न हो गया तो आपके तो आउट होने के चांसेस हो गए। सो ऐसी पिचेस के ऊपर जो वो कर रहे हैं उनको उसी से स्टिक करना चाहिए। कोई नई जो है वो इन्वेंशन लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, ऐसी टीम्स, बिलखुसूस ओमान के बारे में सवाल है कि जो एक मुल्क की ना हो बल्कि मुख्तलिफ ममालिक का मुरक्कब हो, मुख्तलिफ ममालिक से प्लेयर्स हों, जिस तरह यासिर भाई भी बात कर रहे थे कि 30 साल से ज़ायद उम्र के अब वो ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसी टीम में पेचीदगियाँ क्या होती हैं? देखिए जेल इन करने का सारा मतलब होता है। देखिए काफ़ी अरसे से ये खेलते आ रहे हैं वहाँ पे लोकल क्रिकेट, सो दे नो ईच अदर वेरी वेल। और ओमान इतना बड़ा कोई कंट्री है भी नहीं, और उधर लिमिटेड क्रिकेटर्स हैं, सो एक दूसरे को जानते हैं। और जब आप एक दूसरे की गेम को अच्छी तरह से जानते हैं तो उसके बाद जेल इन करना बड़ा ईजी हो जाता है, और कप्तान के लिए कप्तानी करना भी बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। और जब आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों से, इंग्लैंड की भी तो टीम इसी तरह ही होती थी और आज भी इसी तरह ही है, तो इधर उधर से ही हैं। लोकल बॉर्न तो बहुत अब वहाँ पे कम होना शुरू हो गए हैं। पहले साउथ अफ्रीकन बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इंग्लैंड के लिए रिप्रेजेंट करते थे, वेस्ट इंडियन, अब पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, इंडियंस भी आ रहे हैं। सो जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि आपने एक दूसरे की गेम को अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर जेल इन हो जाती है टीम। जब जेल इन हो जाएगी टीम तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। पीएनजी के आने वाले मैचेस कैसे देखें? देखिए जिस तरह हमने कल भी बात की थी, पीएनजी पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस तो था। एक दो बैट्समैन आए जिन्होंने आके दिखाया कि जिस तरह आपके ऊपर उन्होंने ड्राइव्स मारी, पुल शॉट खेली। उसके बाद बॉलिंग लाइनअप भी इनकी अच्छी है। लेफ़्ट आर्म स्पिनर जो इनके थे उनमें इंग्रेडिएंट्स है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इनके लेग स्पिनर जो हैं पीएनजी के जो बॉल कर रहे थे, मैं समझता हूँ अगर अपना वो एक्शन थोड़ा सा और रन अप थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, और जब वो बेस बन जाए रिटर्न क्रीज के ऊपर, तब वो बॉल को डिलीवर करें तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लेग स्पिनर साबित हो सकते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, और ज़्यादा इस लेवल के टूर्नामेंट्स के ऊपर। तो जब
ये इनके जो यंगस्टर हैं, स्कूल बॉयज़ हैं, इनको खेलते हुए इतने बड़े क्या कहते हैं इवेंट में, तो वो भी जो है इन्फेक्ट होंगे, वो भी क्रिकेट की तरफ आएंगे। तो दिस ऑगर्स वेल फॉर PNG। हो सकता है अगले आप 10 साल में देखें कि ये बहुत ही तगड़ी टीम बन के आए। एक सवाल ये कि 30 साल से जब जायद उम्र का खिलाड़ी हो तो फील्डिंग के दौरान मुश्किलात कौन सी दरपेश हो? देखिए फिटनेस 30 आपके सामने एग्जांपल है मिसबा की, 41 साल तक खेलते रहे, वेरी एथलेटिक। शोएब मलिक भी हैं। आप देखें शोएब मलिक इज फ्लीट फुटेड स्टिल टुडे, यू नो, बड़ा वो यू नो ब्रिस्कली मूव अराउंड करता है फील्ड में जब फील्डिंग कर रहा हो, और उसके बाद जब रनिंग बिटवीन द विकेट की बात आती है तो वो मेरा ख्याल अभी भी बहुत तेज़ भागते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। जब आपकी फिटनेस का वो लेवल होगा, देखिए ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। जब आप PNG की बात कर रहे हैं या स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं या आप ये ओमान के लड़कों के, ये जॉब कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये फुल टाइम क्रिकेटर्स नहीं हैं। जब वहाँ पे ये फुल टाइम क्रिकेटर का रवाज पड़ेगा तो आपको ये फील्डिंग भी इम्प्रूव होती नज़र आएगी और बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होती नज़र आएंगी। यानी फुल टाइम क्रिकेट, जब आप एक किसी भी चीज़ को फुल टाइम देते हैं तो उसके साथ साथ आप उसमें उसकी बेहतरी भी देखते हैं, उसमें निखार भी पैदा होता है। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे कल के मैचेस के हवाले से कि कल के मैच कितने बेहतर हो सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या है कल के मैच में, कल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल का दिन पहला मैच होगा आयरलैंड और नीदरलैंड के दरमियान और दूसरा मैच होगा श्रीलंका और नामीबिया के दरमियान। तो पहले मैच के अंदर कौन कौन सी जो की प्लेयर्स हैं वो मैच का पांसा पलट सकते हैं, कल की जो टीम्स हैं वो एक दूसरे पर कितनी हावी हो सकती हैं, तो आमिर भाई की जानिब बढ़ते हैं। आमिर भाई, बतौर टीम अगर इहाता करें हम आयरलैंड और नीदरलैंड का, तो दोनों टीम्स का अगर कंपैरिजन हम मजमूई तौर पे कर रहे हैं तो भारी टीम कौन सी दिखाई देती है? आयरलैंड डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप आयरलैंड की टीम की बात करते हैं तो उनका एक्सपोजर है। जब आप UAE की कंडीशंस की बात करते हैं और अगर आप ओमान में जो आज हमने पिचेस देखी वो भी कमोबेश उसी तरह की हैं पिचेस, स्लो साइड, बल्ले के ऊपर इतना ज़बरदस्त गेंद नहीं आता, थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए गेंद होल्ड अप भी करता है। तो आई थिंक आयरलैंड चूँकि यहाँ पे क्रिकेट काफ़ी खेल चुका है, अफ़गानिस्तान के साथ अभी रिसेंटली उन्होंने सीरीज़ यहाँ पे खेली, तो उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे आके किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जहाँ तक आप नेदरलैंड्स की बात कर रहे हैं तो उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। क्रिकेटर्स उनके पास भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, ऑलराउंडर्स उनके पास वाफिर मिक़दार में है। लेकिन जो ओवरऑल टैलेंट की बात करें तो आयरलैंड की टीम जो है वो सुपीरियर आपको नज़र आती है एक्सपीरियंस वाइज भी। लेकिन ये फॉर्मेट इस तरह का है कि छोटी सी भी गलती जो है वो एकदम से बहुत बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। सो कंप्लेसेंट उनको नहीं होना पड़ेगा, अपना जो प्लान है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। गलतियां जो है वो ज़्यादा नहीं करेंगे तो आयरलैंड की टीम के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने आप को जो पॉइंट्स टेबल है, अगर हम ग्राउंड कंडीशंस देखें तो कल के मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज़्यादा एज है, ये बात देखिए फ्रेश पिच होगी ऑब्वियसली, और उसमें यह है कि रन्स ऑफ द बोर्ड हमेशा जो है वो प्रेशर लेके आते हैं। लेकिन चूँकि कई दफ़ा कप्तानों ने दूसरी ऑपोजिशन को अच्छे तरीके से देखा नहीं होता तो वो ये कोशिश ये करते हैं कि अपने बॉलर्स के ज़रिए ऑपोजिशन को है जो वो रिस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी क्रिएट करें। और कुछ कप्तान इस तरह के होते हैं, वो समझते हैं कि हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है या बैटिंग बहुत तगड़ी है, तो वो चेज़ की तरफ चले जाते हैं कि जितना भी स्कोर होगा हम लोग इसको आराम से चेज़ कर लेंगे। सो डिपेंड करता है कि कप्तान जो है वो किस डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और किस के साथ वो स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि जो मैंने पहले जिक्र किया, कई दफ़ा इन टीमों को अच्छी तरह जो है आपने उनकी जांच पड़ताल नहीं की होती, तो कोई ऐसे प्लेयर होते हैं जो बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज़ एलिमेंट लेके आते हैं। और जिस तरह आज यानी आप अपने हरीफ को जब जानते ही नहीं होंगे तो उसकी टेक्निक से आप वाकिफ कैसे होंगे? और अब मुश्किल चीज़ ये है कि इनके ज़्यादातर मैचेस टेलीवाइज भी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप एनालिसिस करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लें। सो वो जो सरप्राइज़ एलिमेंट है उसको नेगेट करने के लिए कैप्टन जो हैं कई दफ़ा जो है वो सरप्राइजिंगली मुख्तलिफ फ़ैसला करते हैं, जो बंदा सोचता है यार ये कंडीशंस की तो बैटिंग करनी चाहिए थी, इन्होंने बॉलिंग क्यों कर ली, वो उसकी वजह यही होती है। तो आप
स्कोर कार्ड पे हिंसा क्या देखते हैं? अगर कोई टारगेट देता है तो वो कितना टारगेट हो सकता है? देखिए, अगर आप 170 रन्स करते हैं तो इन क्या पिचेस के ऊपर ये दोनों टीम्स को देखते हुए आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 170 हो सकता है? 170 बिल्कुल हो सकता है। दोनों के पास तगड़े बैट्समैन हैं। आयरलैंड की टीम जो है उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सिंगल हैंडेडली जो है T20 में अगर आयरलैंड 170 कर जाती है, नेदर चेस कर सकती है? नीदरलैंड के लिए मुश्किल होगा फिर। अगेन हैविंग सेड दैट, हमें नहीं पता उनके इतने ज़्यादा प्लेयर्स का कोई सरप्राइज एलिमेंट ले आए, लेकिन अगर आप ऑन पेपर बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कंडीशंस को सामने रखते हैं, तो आई थिंक आयरलैंड की टीम इस मैच में तगड़ी होगी। सही। और अगर हम दूसरे मैच की बात करते हैं श्रीलंका और नामीबिया के दरमियान, तो श्रीलंका की टीम ऑब्वियसली वो एक तगड़ी टीम है, लेकिन क्या बहुत हल्का मुकाबला हो? देखिए, अभी मैं श्रीलंका में था जब श्रीलंका साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ खेल रही थी, तो वहाँ पे नील मैनथॉर्प आए हुए थे जो साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंट्री भी करते हैं। तो उनके साथ डिस्कशन हो रही थी इसी वर्ल्ड कप के बारे में और उनके चांसेस के बारे में। तो उसके बाद ये नामीबिया की भी बात हो रही थी, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसी टीम है जो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है और ये ऐसी टीम है कि वो बड़ी टीमों को सरप्राइज़ कर सकती है। सो आई थिंक श्रीलंका जो है वो अवेयर होगी इस चीज़ के ऊपर, और उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी श्रीलंका की इतनी अच्छी नहीं, उनका अभी तक जो कॉम्बिनेशन है वो अभी तक वो कंसिस्टेंटली चला नहीं है। सो वो भी अंडर प्रेशर होंगे, और नामीबिया को उन्होंने इतना क्लोजली देखा भी नहीं हुआ, तो उनको जो है वो आके, चूँकि वो फेवरेट होंगे, उनको जो है वो बड़ा अलर्ट होके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और यूएई के मैदान पे आप क्या समझते हैं कि दोनों में कल अगर टिप ऑफ द डे पे बात करें तो दोनों तरफ से कौन कौन? एक्सपीरियंस वाइज देखें, श्रीलंका की टीम जो है वो वर्ल्ड बीटर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और आज भी उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रेराज दोनों हैं, उसके बाद उनके पास जो फास्ट बॉलर्स आए हुए हैं, नए वो फिंगर स्पिनर आए हैं, कैरम बॉल करने वाले, टैलेंट तो उनमें है। वो तो छोटी टीम को आराम से जो है वो आगे झोंके की तरह आयरलैंड कल के लिए है। तो कल फिर देखते हैं कि मुकाबला किस हद तक सख्त होता है। तो नाज़रीन, कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे इसी वक्त आमिर सुहेल के साथ। आज से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने